हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। तो आज हम बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर का जो वन शॉट है वो मेरे चैनल पे देख लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर बिजनेस का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो हम इसके अंदर जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें दो टॉपिक मिलते हैं, प्रभावशीलता जिसे हम इफेक्टिवली कहते हैं और कुशलतापूर्वक यानी कि एफिशिएंटली। इन दोनों का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवली, इसका तात्पर्य कार्यों को समय पर पूरा करने से है। यानी कि इसमें चाहे कितनी ही लागत क्यों ना है, बस हमें अपना क्या करना है, समय पर काम पूरा करना है, यानी कि हमें अपना एंड रिजल्ट प्राप्त करना है। इसका मतलब ये है प्रभावशीलता के अंदर इफेक्टिवली। कुशलतापूर्वक क्या है, एफिशिएंटली, इसका तात्पर्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग से तथा न्यूनतम लागत पर उपयोग करना है। यानी कि इसमें हमें एंड रिजल्ट भी प्राप्त करना है, लेकिन कम से कम लागत पर भी, न्यूनतम लागत पर भी। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे कि प्रभावशीलता, हमें अपना एंड रिजल्ट चाहिए, चाहे भले उसमें कितनी ही लागत आए। यानी कि लागत आई है, इतना ज़्यादा नुकसान, लागत ज़्यादा आएगी तो नुकसान तो हो गई। अब हमें न्यूनतम लागत पर काम करना है और एंड रिजल्ट भी प्राप्त करना है, तो वो क्या है, कुशलतापूर्वक यानी कि एफिशिएंटली प्राप्त करना है। तो ये हमारे दो टॉपिक हो गए। प्रबंधन दूसरों के माध्यम से कार्य करवाने की, अब पूछ रहा है मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रबंधन क्या है, दूसरों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है जिसका मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक प्राप्त करना है। यानी कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम प्रभावशीलता से काम करें सिर्फ, या हम सिर्फ कुशलतापूर्वक से काम करें। हमें दोनों को इक्वली साथ में लेकर चलना होगा, तभी हमारा क्या होगा, प्रबंधन जो होगा अच्छा होगा। यानी कि प्रभावशीलता और कुशलतापूर्वक हमें काम करना है, वही क्या है, प्रबंधन। यानी कि दूसरों से कार्य करवाने की कला ही क्या होती है, प्रबंधन होती है। प्रबंधक की विशेषताएं क्या क्या है, हम इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। क्या है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध सर्वव्यापी है, यानी कि प्रबंध सभी जगह लागू होता है। प्रबंध बहुआयामी है, जिसमें हम किस किस का प्रबंध करते हैं, कार्य का प्रबंध करते हैं, लोगों का प्रबंध करते हैं और परिचालन का प्रबंध करते हैं। फिर आता है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि प्रबंध कभी रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता रहता है जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलती है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यानी कि प्रबंध कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको समूह में सबको साथ लेकर जो कार्य करता है उसी को हम प्रबंध कहते हैं। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, यानी कि प्रबंध क्या है, गतिशील, यानी कि वो चेंजेबल है, यानी कि समय के अनुसार क्या होता है, चेंज होता रहता है। यानी कि पुराने जमाने में जैसे प्रबंध करते थे, आज तो हम वैसा नहीं करते हैं, समय के साथ चेंज होके करते हैं, तो वो क्या है, गतिशील कार्य है, यानी कि चेंजेबल है प्रबंध। और प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, यानी कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम किसी शादी में जाते हैं, तब हम ऐसे ही तो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छे मैनेज कर रखा था, स्टॉल स्टाइल सब बढ़िया तरीके से थी, स्टेज सही जगह पे था। तो हम उसको देख के, मतलब उसको मैनेजमेंट को देख के हम बताते हैं कि मैनेजमेंट क्या था, अच्छा था। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, यानी कि अमूर्त शक्ति है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देती है। फिर आता है प्रबंध के उद्देश्य कौन कौन से हैं। प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो वो ये यहाँ पे देखिए। संगठनात्मक उद्देश्य में 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। हमारा जीवित रहना, यानी कि हम बिजनेस को इस तरह से, पहला हमारा उद्देश्य क्या है, संगठनात्मक, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि हम इतना तो प्रॉफिट जरूर कमाएं कि हमारा बिजनेस चल सके, यानी कि हमारा बिजनेस जीवित रह सके, जीवित रहना। फिर हमें क्या, हमारा बिजनेस स्टैब्लिश है, एकदम प्रॉपर चल रहा है, फिर हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ताकि हमें प्रॉफिट भी कुछ मिल सके, यानी कि हमें लाभ हो सके। और फिर हमारी बढ़ोतरी भी तो इम्पॉर्टेंट करती है, यानी कि हमारी ग्रोथ भी साथ साथ में होती रहे, ये हमारा उद्देश्य है। फिर आता है सामाजिक उद्देश्य, यानी कि एक व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या हो सकता है, उत्पाद की मानक गुणवत्ता, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। रोजगार के अवसरों का सृजन, यानी कि जो हम रोजगार दे सके ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए। और उत्पाद के पर्यावरण अनुकूल तरीकों का उपयोग करना है, यानी कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना है, हमें अपने पर्यावरण के अनुकूल चलना है। फिर आता है कुछ राशि दान में देना, जैसे कि
बहुत से लोग होते हैं जो अपने बिजनेस करते हैं तो कुछ राशि दान में देते हैं, स्कूल में देते हैं, हॉस्पिटल में देते हैं, तो हमें अपनी राशि दान में देनी चाहिए। ये हमारे सामाजिक उद्देश्य। फिर आता है कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य, यानी कि एम्प्लॉय के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय में है प्रतिस्पर्धी वेतन, यानी कि एक अच्छी सैलरी देनी चाहिए उनको, स्वस्थ कार्य वातावरण, यानी कि उनको जो काम कर रहे हैं उनका जो एनवायरनमेंट है ऑफिस का वो अच्छा होना चाहिए। फिर आता है नियमित प्रशिक्षण, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देते रहना चाहिए हमें। फिर आता है प्रबंध का महत्व। प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, यानी कि प्रबंध समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, यानी कि हम जब मैनेजमेंट करेंगे तो उससे काम करने की जो क्षमता है एम्प्लॉयज़ की वो क्या करती है, बढ़ती है। फिर आता है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है, यानी कि वो चेंजेबल संगठन, यानी कि चेंज होता रहता है। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, यानी कि एक एम्प्लॉय के व्यक्तिगत पर्सनल गोल होते हैं उनको भी अचीव करने में सहायक होता है। फिर आता है प्रबंध के विकास में भी सहायक होता है, यानी कि समाज का जो विकास होता है उसमें भी सहायक होता है। बिजनेस की ग्रोथ होगी, बिजनेस ग्रोथ होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से जो लोग हैं उनको भी इनकम बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, समाज का भी विकास होगा। फिर आता है प्रबंध की प्रकृति। हमने पढ़ा था कला है या विज्ञान है या वो पेशा है, तो हम ये तीन पढ़े थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कला का। तो सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व व्यक्तिगत अनुप्रयोग, अभ्यास और रचनात्मकता पर आधारित। तो प्रबंध क्या होती है, सैद्धांतिक, उसमें थोड़ा बहुत तो ज्ञान होता ही है, मतलब नॉलेज हमें लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की। फिर व्यक्तिगत अनुप्रयोग, अभ्यास और रचनात्मकता पर आधारित होता है। फिर हमने पढ़ा विज्ञान पे, तो भाषा का व्यवस्थित निकाय, सिद्धांत, अभ्यास और बार बार प्रयोग पर आधारित होता है। यानी कि हम मैनेजमेंट को क्या करते हैं, मैनेजमेंट के सिद्धांत हमने पढ़े हैं, जैसे कि टेलर के, फ्योल के हमने सिद्धांत पढ़े हैं, तो मैनेजमेंट के भी सिद्धांत होते हैं और उनको हम बार बार प्रयोग करके देखते हैं। तो ये क्या है, विज्ञान पर थोड़ा बहुत आधारित है। फिर आता है पेशा। पेशे के रूप में कौन कौन सी विशेषताएं लागू होती है प्रबंध में। तो पेशे के रूप में विशिष्ट ज्ञान, यानी कि हमें थोड़ा नॉलेज चाहिए मैनेजमेंट का, प्रशिक्षण द्वारा समर्थित व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जिसमें परिवेश प्रतिबंधित है, यानी कि हमें मैनेजर बनने के लिए कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है कि हमें, जैसे सीए बनने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है तभी हम सीए बनते हैं, लेकिन मैनेजर बनने के लिए हमें कुछ ऐसा नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे कि उदाहरण है डॉक्टर और सीए के लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है। फिर आता है प्रबंध के स्तर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उच्च प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और परिचालन प्रबंध, यानी कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। आप जब भी बिजनेस में क्वेश्चन लिखे तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा आपने, फिर उसके अंदर कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है, कोई भी मतलब उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट बनाना आपको ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है, बिजनेस में तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। मैंने तो जो भी क्वेश्चन लिखा था उसमें अपना फ्लो चार्ट बनाया या फिर कोई डायग्राम बना के ऐसे समझाया, कि एग्जाम्पल दे के समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मार्क्स पे। तो आप अपनी फ्लो चार्ट बनाइए या कुछ डायग्राम बना के या किसी का नाम लिख के, चिंटू विंटू इसने इसको पैसे दिए, तो वैसे लिख के आप अगर करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे 3 स्तर हो गए। फिर हम पढ़ते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। तो इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो सभी व्यक्तियों को प्रयासों का नेतृत्व और निर्देशन करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन एक्सेट्रा। मुख्य कार्य क्या है, इनके मुख्य कार्य होता है नीतियाँ बनाना, वित्त एवं अन्य संसाधनों की व्याख्या करना, संगठन की ओर से बाहरी दुनिया से जोड़ना और संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए प्रयास करना और व्यवसाय के पर्यावरण एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करना। ये हमारे कार्य हो गए। फिर आता है मध्य स्तरीय प्रबंध। तो मध्य स्तरीय प्रबंध में क्या होता है, ये मूल रूप से शीर्ष स्तर, यानी कि जो उच्च स्तरीय ने हमें आदेश दिए हैं उसका हमें क्या करवाना है, फॉलो करवाना है। तो शीर्ष स्तर के प्रबंधन से लेकर निचले स्तर के प्रबंधन द्वारा बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके मुख्य कार्य क्या है, अपने अपने विभाग के लिए योजनाएं बनाना, शीर्ष स्तरीय के प्रबंधन द्वारा निचले स्तर तक बनाई गई योजनाओं एवं नीतियों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। यानी कि ये जो मध्य स्तर वाले हैं अपने से नीचे वाले जो होते हैं एम्प्लॉयज़, उनको क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, और जो ऊपर वालों ने हमें रूल समझाया है वो हम इसकी व्याख्या करते हैं।
फिर तीसरा है अन्य विभागों से समन्वय बनाना। फिर चौथा है अपने विभाग के कर्मचारियों को प्रेरित करना। फिर आता है निम्न स्तरीय प्रबंध। ये वे व्यक्ति हैं जो उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जो ये तीनों ही काम नहीं करते हैं, यानी कि इन तीनों से नीचे वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम करते हैं असल में। तो ये निम्न स्तरीय वाले क्या करते हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी गुणवत्ता की जांच करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये कैसे करना है, तो वो ये करते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके मुख्य कार्य क्या है, श्रमिकों की समस्याओं के मध्य स्तर के प्रबंधक व्यक्त करना, यानी कि किसी कर्मचारी को अगर कोई समस्या आ रही है तो ये निम्न स्तर को बताएंगे, फिर निम्न स्तर वाले किसको बताएंगे, मध्य स्तर को, मध्य स्तर वाले उच्च स्तरीय प्रबंध को बताएंगे। फिर आता है उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना, संसाधनों की बर्बादी को कम करने का प्रयास करना और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, यानी कि जो काम करने वाले हैं उनसे सीधा संवाद किसका होता है, सीधी बातचीत किसकी होती है, निम्न स्तरीय प्रबंध की होती है। फिर आता है समन्वय। समन्वय क्या होता है, तो समन्वय क्या है, प्रबंध का सार है। तो प्रबंधन के सभी कार्यों को करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, यानी कि हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है। प्रबंध के सभी कार्यों को करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो सभी स्तरों पर आवश्यक व्यापक कार्य प्रबंधन के लिए क्या है, आवश्यक कार्य है। समन्वय की प्रकृति क्या होती है, समन्वय सामूहिक कार्यों में एकतात्मकता लाता है, यानी कि जो समूह के अलग अलग काम हैं उसको साथ में लाकर क्या करता है, एक एकता लाता है, ताकि हम एक साथ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। फिर समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है और समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है और समन्वय सोचा समझा कार्य है। फिर आता है समन्वय का महत्व। तो संगठन का आकार, ये तीन महत्व है, संगठन का आकार, कार्यात्मक विभेदीकरण और विशिष्टीकरण। संगठन का आकार क्या होता है, तो संगठन की कार्य कुशलता के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति एवं समूह के उद्देश्यों को समन्वय द्वारा एकत्रित कर दिया जाए, यानी कि संगठन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी को एक साथ लाकर समन्वय के साथ कार्य करे तो हमारा क्या है, उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। उद्देश्य के प्रति हमें क्या करना है, एकत्रित करना है। कार्यात्मक विभेदीकरण, संगठन के कार्यों को बार बार विभागों, प्रभागों, वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि कार्यात्मक विविधीकरण यानी अलग अलग कार्यों में बांटना होता है। विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन, हम जब एक ही कार्य को बार बार करते हैं तो हम उसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, संगठन में लगे विभिन्न विशेषज्ञ के कार्यों में समन्वय हेतु एक रचना तंत्र की आवश्यकता है। तो उसमें क्या काम आता है, समन्वय काम आता है। फिर हमें लास्ट में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है प्रबंध के कार्य। तो इसमें चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है जिसे पूर्व निर्धारित अनुक्रम में किया जाता है, यानी कि ये एक के बाद कार्य चलता रहता है, यानी कि चरणों की आवश्यकता होती है। उसको लाइन वाइज लिखना हमें इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा कार्य क्या है, हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन हम बनाएंगे। फिर आता है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग करेंगे, यानी कि हम लोगों को नियुक्त करेंगे। उसके बाद आता है निर्देशन, हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि कैसे काम करना है। फिर आता है नियंत्रण, हम ये जांच करेंगे कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया था उसको हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं या नहीं। तो हमारे प्रबंध के कितने कार्य हो गए, 5 कार्य हो गए। फर्स्ट कौन सा है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो हमारे 5 कार्य हैं और इन 5 के आगे ही हमारे अगले चैप्टर का रिवीजन होगा। ये हमारे अगले 5 चैप्टर हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपको इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।